हेलो एवरीवन, वेलकम टू फुल फॉर्म। मैं पूजा पेपर गैलरी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के विद आंसर और 100+ मॉक टेस्ट। ठीक है। और यदि आपके आसपास किसी ने भी कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ होगा। हेलो मोहम्मद जी, ये सब कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अभी वेट कर रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज होने के कारण जो है वो क्लास स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ठीक है। और जल्दी से बताइए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है। हम लास्ट सेशन में कहाँ तक कर रहे थे? हाँ, ये केस देखना था हमने, कि आर डी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है। जल्दी से बता दो कौन कौन क्लास में आया है। ठीक है। अंजलि पांडे जी, या जो भी नए स्टूडेंट जो भी लास्ट क्लास में ज्वाइन हुए थे, जल्दी से बताओ कौन कौन ज्वाइन हुआ है। वैसे तो नोटिफिकेशन सब कुछ आता ही है जब भी क्लास जो है वो स्टार्ट होती है। मेरे को लग रहा है थोड़ा लेट होने की वजह से। ठीक है। हाँ, जुड़ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। प्रेजेंट में। ठीक है। ये एक स्लाइड से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जस्ट वेट वेट वेट। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में जो भी हुआ था वो समझ आया था। ठीक है। समझ आ गया था ना? अब स्टार्ट करते हैं। एक केस को हम देख रहे थे और वो हमने स्टडी नहीं किया, देखा नहीं था, क्योंकि आपका टाइम का इशू हो रहा था। एक बार जल्दी से मेरे को टाइम बता दीजिएगा, वही फुल एंड फाइनल रहेगा। इसके अलावा ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी। ठीक है। जल्दी से बता दो, फिर एक टाइम जो है वो हम फिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम जो है वो चेंज नहीं करेंगे। एक क्लास तो हमारी 8 PM पर रहेगी, और इसके अलावा सेकंड क्लास का टाइम बताओ। ऑडियो वीडियो आ रही है ना? क्लास का टाइम बताओ। चलो, आपने नहीं बोलना है, लेकिन मेरे को बता दीजिएगा। एंड जब तक एंड होगी क्लास तब तक बता दीजिएगा, ताकि अभी फिक्स कर ले, तब कल को जो है वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एक ही क्लास 7 AM। मैम मॉर्निंग? अच्छा। 8 AM। 8 AM फिक्स कर लेना। 8 AM। ठीक है। जो किसी को भी टाइम थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, मतलब, तो वो रिकॉर्डेड देख लिया करें। ठीक है। कोई इतना झंझट नहीं है कि रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। 7 AM मेजोरिटी, हाँ 7 AM मेजोरिटी है। 7 AM। ठीक है। तो 7 AM मेजोरिटी। ठीक है, तो अंजलि जी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि
अदर स्टूडेंट्स को अलग अलग काम भी होते हैं ना, जैसे कोर्ट्स वगैरह में भी जाते हैं, तो 7 AM फिक्स करते हैं, ठीक है। 7 AM फिक्स रखा, कृपया, हाँ ऐसे मत बोलो, ठीक है, कृपया मत बोलो। चलो फिक्स रहा ना इनका ना आपका 7:30, ठीक है, 7:30, ठीक है, फिक्स रहा ना 7:30, ना आपकी होगी ना उनकी, हर एक मेरे को लग रहा है एक अच्छा सा डिसीजन है ये 7:35, ठीक है ना, 7:35 फिक्स रहा। अब और डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, यदि डिस्कस करना है तो अभी बता दो, ठीक है, फिर इसके अलावा फिर क्लास का डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि अब चेंज करो, ये करो, वो करो, ठीक है ना। मोहम्मद जी, अभिजीत जी, जल्दी से बताओ। अंजलि जी आप भी बता दो। अब एक सूटेबल टाइम हमने डिस्कस किया है 7:35। चलो केस को डिस्कस कर लेते हैं, RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमने डिस्कस किया था, स्टेट की डेफिनेशन में क्या आता है, यस मैम नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, ठीक है। तो स्टेट की डेफिनेशन में क्या आता है, आपकी यूनियन स्टेट, ओके 7:35, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटी, ठीक है, अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ एक केसेस हैं, देखो कि यदि कहीं भी कोई भी लूप फॉल रहता है या कहीं भी कोई शब्द ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में कोई एक वर्ड भी कॉन्ट्राडिक्शन में होता है, कंट्रोवर्सी होती है उसमें, तो उसी को लेकर बार बार जो है वो केसेस उठाए जाते हैं और बार बार डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो इस RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक केस है 1979 का, जिसमें 5 पॉइंट दिए गए थे, वो मेंशन किए थे जस्टिस PN भगवती के द्वारा, इस अंडरस्टैंड करने के लिए, इफ body in news in instrumental to be called as a state, ठीक है। इसमें ये बोला था कि यदि हम, इसमें 5 बिंदु दिए थे, 5 पॉइंट दिए थे कि समाचारों में निकाय, जो कि होता है ना कि आपका ये बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट जिस टू बी कॉल्ड अ स्टेट, हम किसको जो है वो हम स्टेट कह सकते हैं, ठीक है, एज अदर लोकल बॉडी या अदर लोकल अथॉरिटी। तो हम इसका मतलब क्या समझे कि अदर लोकल बॉडी अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है। तो 5 पॉइंट क्या दिए थे, द बॉडी कैन बी कॉल्ड स्टेट, हम बॉडी को क्या कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, इफ यदि वो इंटायर शेयर करती है कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यदि वो क्या करती है, हेल्ड क्या करती है, शेयर करती है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कैपिटल शेयर किया जा रहा है उसको, ठीक है। और सच अदर अथॉरिटी हैव अ गवर्नमेंटल फंक्शन कैरेक्टर, और इसके अलावा पहले तो बोल दिया कि एक बॉडी, बॉडी को हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसी स्टेट जो कि क्या करती है, कैपिटल शेयर करती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सच अदर अथॉरिटी, ठीक है, हैव अ गवर्नमेंटल फंक्शन और कैरेक्टर, एक अदर अथॉरिटी जिसका अपना गवर्नमेंटल फंक्शन हो और कैरेक्टर, ठीक है। और द एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ सच अथॉरिटी, और एब्सोल्यूट कंट्रोल किसका हो, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट का, ठीक है। और इसके अलावा सच अथॉरिटी विच हैव एन एलिमेंट और कमांड ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। ये बेसिकली क्या बताया गया है इस केस में, कि जो वर्ड बॉडी ऑफ अथॉरिटी या आपका लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी बताई गई है, तो इसका क्या मतलब है, तो बोला है कि हम इसको स्टेट कह सकते हैं। क्यों कहेंगे स्टेट, यदि वो क्या कर रही है, कोई भी कैपिटल शेयर कर रही है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो अदर अथॉरिटी और गवर्नमेंट, ठीक है, अदर अथॉरिटी और गवर्नमेंट फंक्शनल कैरेक्टर है, या तो आपका एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ सच अथॉरिटी लाई विद द गवर्नमेंट है, ठीक है। सच अथॉरिटी विच हैव एन एलिमेंट और कमांड ऑफ अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास कमांड हो, ठीक है, कमांड हो किसकी, गवर्नमेंट की, ठीक है। तो इस केस में यही बताया गया था। अब नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 13, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या बोला है, तो आर्टिकल 13 का बेसिकली एक
एक नॉर्मल एक सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो आर्टिकल 13 जो है वो क्यों आता है, क्यों एग्जिस्टेंस में आया था कि कुछ एक ऐसे लॉ, यहाँ पर ये बोला है कि कुछ ऐसे लॉ बनाए गए हैं जो कि यदि हमें लगता है कि इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट, तो हम क्या कर देंगे, उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आर्टिकल 13 था, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो आर्टिकल, जो आपके लॉ बनाए गए थे, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया है। आर्टिकल 13 बोले व्हाट इज आर्टिकल 13 एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्लॉज विज प्रेसिडेंट। तो जो आपका आर्टिकल 13 है इज ए गार्डियन है आपके राइट जो कि मेंशन किए गए हैं, फंडामेंटल राइट मेंशन किए हैं पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जो क्लॉज फर्स्ट है ऑफ द सेट आर्टिकल एम्फेसाइज दैट ऑल इनकंसिस्टेंट एग्जिस्टिंग लॉ बिकम वॉइड। यहां पर ये बोला गया है, जो हमारा क्लॉज फर्स्ट है वो ये कहता है कि जितने भी लॉ हैं जो इनकंसिस्टेंट है विद द एग्जिस्टिंग लॉ, यदि हमारा कोई एग्जिस्टिंग लॉ है ना, मतलब हम एट एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट में जैसे कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो भी अपनी प्रेजेंट लाइफ है, यदि ऐसे हो कि हमें ऐसा पता चले कि वो लॉ क्या है, वो सोसाइटी के किसी भी तरीके से सोसाइटी के लिए जो है वो अच्छा नहीं है या इनकंसिस्टेंट है ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, तो हम क्या कर देंगे, उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ आ गया इतना? अंजलि पांडे जी, अभिजीत जी, मोहम्मद जी, जल्दी बताओ, इतना समझ आ गया? फिर आर्टिकल 13(1) जो है was the first interpreted by the Supreme Court in adjudicating whether the Article 13 had any retrospective effect. ठीक है, कि बोला है जो आर्टिकल 13 सब प्लस 1 है वो इस व्याख्या को बताता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लेने की मैं की थी कि जहां तक कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून का संबंध है, तो ये क्या करते हैं, इन जो भी ऐसे लॉ है जो इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट, ठीक है, उसके बारे में ये बात करता है। समझ आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रही हो? बस इतना इतना नॉर्मल सा एक ध्यान में रखेंगे कि भले ही ऐसा लॉ है, जैसे देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब एनफोर्समेंट में आया था, 1950 में आया था, और कुछ ऐसे लॉ है जैसे कि अभी तो आईपीसी को जो है वो नया बिल पेश हो गया, लेकिन आपको इसके बारे में बता दूं कि जो नया बिल पेश हुआ है उसके बारे में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अभी देखो बिल पेश हुआ है, जब वो पास होगा, प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी, उसमें टाइम लगेगा। तो अभी तक जो हमारा लॉ ऑफ क्राइम में जो आईपीसी है वो अपने यूजीसी नेट के सिलेबस में वही रहेगा। ठीक है, यदि नोटिफिकेशन आती है यूजीसी नेट की, जब नोटिफिकेशन फॉर्म निकलते हैं ना, जब नोटिफिकेशन आती है उसमें, जब नोटिफिकेशन में उसमें जो सिलेबस दिया जाता है ना, उसमें चेंज हुआ तब हम जो है वो नए तरीके से नई आईपीसी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, और यदि आप किसी भी अदर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जानते हैं जो आपकी जो भी नोटिफिकेशन हो चुकी होती है, या जब तक कि हमारे जो भी नई पोस्ट निकलती है, जो भी रिक्रूटमेंट निकल रही है, तो जब तक वहां के सिलेबस में चेंज नहीं किया जाता तब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आते कि नया पूछा जा रहा है या जो पुराना पूछा जा रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, तो आर्टिकल 13 बस यही कहता है कि कुछ ऐसे लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, कि यदि हम आज प्रेजेंट में ऐसा लगे कि ये जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है विद प्रेजेंट लॉ के साथ, तो हम क्या करेंगे, उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में फर्स्ट टाइम इंटरप्रेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट इन एडजुडिकेटिंग वेदर द आर्टिकल 13 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या नहीं। ठीक है, एज फार एज लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट वर कंसर्न। ठीक है, आपको लग रहा है कि जो नेटवर्क है उसका इशू आ रहा है? लग रहा है कि नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा है? मेरे यहाँ से मेरे एक्सेस में तो बार बार ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है कि कम है। ठीक है, तो एक केस देखिए
केशवन माधव वर्सेस केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का 1951 का केस है। ये केस जो है वो आपका 7 जज बेंच के द्वारा हर्ड किया गया था, अपील की गई थी। ऑल क्लियर, ओके, ठीक है, ठीक है। तो 7 जज बेंच के द्वारा जो है वो इसकी अपील सुनी गई थी ऑफ द पिटिशनर प्रोसिक्यूटेड अंडर, जो पिटिशनर था, जो प्रोसिक्यूट किया गया था अंडर इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट, ठीक है। Part of the appeal posted if the Article 13 subclause 1 of the Constitution of the Indian Constitution could declare all law inconsistent with the fundamental right to be void if they had never been passed or existing or void ab initio। ठीक है, इस केस में भी यही बोला था कि यदि ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी केस आता है, इस केस में ये बोला था कि यदि कोई भी आपका प्रोविजन है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसा लॉ है जो बनाया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो वैलिड नहीं है, इनकंसिस्टेंट होता है विद द फंडामेंटल राइट के साथ, ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। और इफ दे हैड नेवर बीन पास्ड, और यदि वो अभी तक पास नहीं हुआ है तो वो शुरू से वॉइड एब इनिशियो से ही जो है वो आपका गलत बताया। मतलब वॉइड एब इनिशियो से क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि जब से बना है तभी से क्या है, शून्य, ठीक है। तो आपका वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। अंजलि पांडे जी, समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस केस में यही डिसाइड किया गया। देखो कि ये जो केस था वो इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट के तहत जो ये केस जो है वो आया था। देखो कि अब प्रेस वालों को अपनी स्वतंत्रता दी गई होती है, अलग फ्रीडम है ना हमें, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो हमें फ्रीडम दी गई है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट है ये हमारा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा लॉ बनाया जा रहा है तो वो यदि हमारे फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है ना, जो कि सही नहीं है, तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और वॉइड एंड एब्यूशो बताया दिया जाएगा यदि वो अभी तक पास नहीं हुआ, मतलब रिसेंटली पास हो रहा है या किसी भी तरह का है, तो उसको शुरू से ही क्या बता देंगे, शून्य बता देंगे, ठीक है। और कोर्ट ऑर्डर दैट आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 does not make existing law inconsistent with the fundamental right or ab initio, void and ab initio, or for the purpose but article 13 makes such law ineffective or void prospectively based on its exercise of the fundamental right and आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये भी बोला कि कोर्ट ने ये आदेश दिया जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 है वो मौजूदा कानूनों के साथ को मौलिक अधिकारों के साथ असंगत नहीं बताता, जो कि एट प्रेजेंट में जो लॉ है ना उनके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं बताता या सभी उद्देश्यों के लिए शून्य नहीं बताता, लेकिन ये बताता है जो आर्टिकल 13 के प्रारंभ में ही, मतलब जो शुरू में ही उसके बाद मौलिक अधिकारों का प्रयोग के आधार पर ऐसे कानूनों को अपरिभावी और शून्य जो है वो बनाता, ठीक है। और फिर जस्टिस दास ऑन द बिहाफ ऑफ द बेंच बारिंग द डिसेंट ऑफ जस्टिस फैजल अली ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया न्यायमूर्ति दास पीठ की ओर से एक असहमति को छोड़कर क्या किया, उन्होंने एक टिप्पणी दी कि there is no fundamental right that person, एक मिनट, there is no fundamental right that a person cannot be prosecuted and punished for an offense committed before the constitution or come into force, ठीक है। यहां पर बोला कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है जो कि संविधान लागू होने से पहले किए गए अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। बोला है इसमें ये कहा था कि कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार है ही नहीं, जबकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, और पहले किए गए, इससे पहले किए गए अपराध के लिए किसी भी मुकदमा जो है वो नहीं चलाया जा सकता। देखो कि हमारे लॉ में भी यही है कि आप क्या करोगे, देखो जब हमारा डबल जीओ पार्टी का सिस्टम है, ठीक है, जो कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, तो वहां पर ये बोला है कि एक पर्सन को आप किन्हीं 2 ऑफेंस के लिए सजा नहीं दोगे, और साथ ही साथ जो एट प्रेजेंट में लॉ बना है ना, यदि आज किसी पर्सन से ऑफेंस हो रहा है
तो उसको आज में जो आपका लॉ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। जब देखो हमारी नई आईपीसी है, जब वो क्या हो जाएगी आपकी इन्फोर्स हो जाएगी, ठीक है, इन्फोर्स हो जाएगी, तो जो उसके बाद जितने भी लोग ऑफेंस करेंगे ना, तो उनको उसी के दायरे मतलब उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। और यदि ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा लॉ है वो क्या है इनकंसिस्टेंट है, तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर द लॉ बिकम वॉइड, तो हम कहते हैं कि लॉ क्या है, वॉइड है फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि कहीं ऐसा लॉ है जो गलत है फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इनकंसिस्टेंट है विद द राइट जो कि दिए गए हैं आपके पार्ट 3, जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं पार्ट 3 में, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल स्टिल अप्लाई द सिटीजन और नॉन, जो कि आपकी ऐसे फंडामेंटल राइट है जो कि कहीं सिटीजन और नॉन सिटीजन को भी जो पर भी एप्लीकेबल होते हैं। यदि कहीं भी ऐसा प्रोविजन होता है कि वो वॉइड है, तो इसको हम इनकंसिस्टेंट है तो हम इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? इतना बताओ मोहम्मद जी, अंजलि पांडे जी, अभिजीत जी, जल्दी से बताओ समझ आ गया है? इतना समझ आ गया? डू नॉन सिटीजन हैव एक्सेस टू आर्टिकल 13+2? क्या गैर नागरिकों के पास आर्टिकल 13+2 तक पहुंच है? तो आर्टिकल 13+, यस मैम, ओके। आर्टिकल 13+2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट स्टेट मस्ट नॉट मेक लॉ दैट आर नॉट इन कंसोनेंस, बोला है यहां पर, ये बोला है आर्टिकल 13+2 ये कहता है कि राज्य को ऐसे कानून बनाने ही नहीं चाहिए जो कि क्या है इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो कि क्या है इनकंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, and draft law drafted in intervene with the individual freedom of fundamental right, ठीक है। और ऐसे बोला है, ऐसे मसौदा तैयार किए गए कोई भी ऐसा कानून जो कि बनाया गया है, यदि वो क्या है फंडामेंटल राइट के साथ क्या है इनकंसिस्टेंट है या तो आपका, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और जो कि लॉ ड्राफ्ट किया गया है, जो कि बनाए गए कानून के किसी भी व्यक्ति को के मौलिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप किया गया है, तो उक्त कानून जो है वो उल्लंघन की सीमा तक जो है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने कोई ऐसा लॉ बनाया भी है, तो यदि जिस टाइम उसका उल्लंघन जो होगा, यदि हमें पता चलता है कि ये जो है वो इनकंसिस्टेंट है, तो तब से जो है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अभिषेक जी, अंजलि जी, आपको समझ नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है कि अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इस टाइम बहुत काम होता है वैसे। स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर वर्सेस स्टेट, श्री अंबिका मिल लिमिटेड का एक केस है ये। इस केस में क्या हुआ था, आर्टिकल 13+2 की व्याख्या करने से पहले जो है वो बताया था कि इंटरप्रेटिंग द आर्टिकल 13+2 इन द सेम कंटेक्स्ट इन द 1961 स्टेट ऑफ गुजरात ने इनेक्टेड द बॉम्बे वेलफेयर फंड, ठीक है, कि जो हमारी स्टेट ऑफ गुजरात है उन्होंने 1960 में बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद बॉम्बे कल्याण कोष गुजरात विस्तार और संशोधन अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, उन्होंने बनाया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, ठीक है, ये केस इतना ही है, लेकिन इसको आपको याद रखना है किस तरह से कि जो स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर वर्सेस अंबिका मिल का केस है, जो ये तो आपका आर्टिकल 13 से रिलेट करता है, आर्टिकल 13+2 से। और इसमें जो है वो बताया गया था कि जो स्टेट है ना उसने इनेक्ट किया था आपका बॉम्बे वेलफेयर फंड, ठीक है, और द फॉलोइंग द वेरिफिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे इन द मई 1960, ठीक है। हाँ, केस ज्यादा बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो होगा आर्टिकल 14 के बाद, ठीक है, आर्टिकल 14 के बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा वो बेस्ड होगा केसेस पर, जिसमें हम इंपॉर्टेंट केसेस ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डू द पर्सनल लॉ फॉल अंडर द आर्टिकल अंडर द एम्बेक्ट ऑफ द आर्टिकल 13+2? क्या हमारा जो पर्सनल लॉ है वो आर्टिकल 13+3 के दायरे में आता है? तो आर्टिकल 13+3+A जो है वो इंक्लूड करता है लॉ इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ,
rule, regulation, notification, custom or usages having in the territory of the India or the force of law. In nutshell हम बात कर सकते हैं, बोला है आर्टिकल 13 से +3 ए में जो कहा गया है कि ऐसा लॉ जो कि इंक्लूड करता है ऑर्डिनेंस, उप कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रिवाज का या उपयोग सहित कोई भी कानून, इसमें जो है वो शब्द शामिल है, ठीक है, जो कि क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया है और फोर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें सभी कानून शामिल होंगे जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो सारे ही क्या हो जाएंगे, वो वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। और आर्टिकल 13 से +3 से +B इंक्लूड करता है लॉ पास किया जाएगा और मेड किया जा रहा है लेजिस्लेचर के द्वारा, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है लॉ को बनाने की, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, ठीक है। और जो पहले से चुके हैं निरस्त नहीं किए गए हैं, रिपील नहीं किए गए, इसका मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 372 में परिभाषित कोई भी मौजूदा कानून जो है वो क्या है, समान, ठीक है। इसके अलावा एक और केस है अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप, ठीक है, एक केस है, इसको देख लीजिएगा, अहमदाबाद महिला कार्यवाही समूह वर्सेस अहमदाबाद के यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि रिलीजियस पर्सनल लॉ क्या है, आर द पार्ट ऑफ द कोडिफाइड लॉ बाय द लेजिस्लेचर। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो रिलीजियस पर्सनल लॉ होते हैं ना, वो क्या है, पार्ट है कोडिफाइड लॉ के, of the legislature, then the codification must be for the fundamental right, ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक व्यक्तिगत कानून जो है वो कानून विधायिका द्वारा संहिताबद्ध कानूनों का एक हिस्सा है, तो संहिताकृत मौलिक अधिकारों के लिए जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इन द इसके बाद एक और जजमेंट आई थी, ठीक है, नरसू जजमेंट कंटिन्यू किया गया था, इसमें भी ट्रिपल तलाक जजमेंट, ठीक है। तो इसमें फर्दर कंफ्यूजिंग द एम्बिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लॉ एनफोर्स को बताया था, यहाँ पर ये बोला गया है सिर्फ इस केस में, अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप के केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि रिलीजियस पर्सनल लॉ क्या है, आर द पार्ट ऑफ कॉडिफाइड लॉ। देखो कि पर्सनल लॉ एंड पर्सनल लॉ को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पर्सनल लॉ होते हैं जो कि अपने रिलीजन के होते हैं, जैसे कि आपका हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, ठीक है, जो कि अलग अलग रिलीजन के लिए पर्सनल लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है जो पर्सनल लॉ है वो क्या है, आपके पार्ट ऑफ कोडिफाइड लॉ है, और जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं, और कोडिफिकेशन मस्ट भी क्या है, एक फंडामेंटल राइट। आपका इन द 2017 शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये इसको हम ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व, देखो कि एक केस जो है ना आपका, एक केस अलग अलग तरीके से जो है वो समझा जाता है। देखो शायरा, जब हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ की तभी केस समझा जाएगा, मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स देखेंगे तब, मतलब अलग अलग एक केस को हम अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग कंसेप्ट के साथ जो है रिलेट करके समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ गया ये केस, ठीक है। तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसको हम ट्रिपल तलाक जजमेंट केस के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट had an opportunity to observe inclusion of the personal law in Article 13। यहाँ पर माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय के को अनुच्छेद 13 में पर्सनल लॉ को शामिल करने का एक अवसर मिला था, लेकिन अदालत का यह मानना था कि चूंकि सिंस शरीयत लॉ इज अ स्टैट्यूटरी लॉ है, स्टैट्यूटरी कोडिफाइड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेशन असेंबली है, और राइट विद द मुस्लिम मैन और प्रोनाउंस ट्रिपल तलाक टू गेट एन डाइवोर्स और आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो अपना आर्टिकल 13 के दायरे में इसको नहीं लिया था, ठीक है, बल्कि इसको एक पर्सनल लॉ के तहत जो है वो उसको रहने दिया कि हर एक पर्सनल लॉ के अपने अपने लॉ होते हैं, और अपने देखो कि सबसे ज्यादा दंगे होते हैं तो वो किस तरीके से क्यों होते हैं, क्योंकि जब बात आती है आपके पर्सनल लॉ की, रिलीजन की बात आती है, तब बहुत ज्यादा जो है वो देखो कि ट्रिपल तलाक का जो केस चला था तब भी कितनी न्यूज में कितनी ज्यादा डिबेट हो रही थी ना, आपने देखा होगा कि कितना, इवन की जब वो राम टेम्पल जो
अयोध्या टेम्पल वाला मुद्दा था, तब भी कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो इसलिए जो है वो कोई कोई मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर जो है वो आपकी बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला था कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 13 में पर्सनल लॉ को शामिल करने का एक अवसर मिला, लेकिन अदालत का ये मानना था कि चूंकि शरीयत कानून जो है वो आपके केंद्रीय विधानसभा के द्वारा जो है वो संहिताबद्ध है, इसको की स्टैट्यूटरी लॉ है, कोडिफाइड लॉ है, जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके तलाक लेने का अधिकार क्या है, मनमाना और अनुचित हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था कि जस्टिस फली नरीमन और जो जस्टिस ललित थे, ठीक है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया 1937 एक्ट के तहत, और इस लॉ इनफोर्स मतलब द एक्सप्रेशन लॉ इनफोर्स अंडर द आर्टिकल 13 सब प्लस 3 सब प्लस बी में इस जो ट्रिपल तलाक था उस जो कि प्रोनाउंस किया जाता था कि आप 3 बार जो है मतलब 3 टाइम आप तलाक प्रोनाउंस करोगे तो आपका डाइवोर्स हो जाएगा। तो ये क्या था, इनकंसिस्टेंट था विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए जो है वो जस्टिस नरीमन ऑल्सो डाउट विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द नर्सू जजमेंट, और इसको जो है अपने हमने क्या बता दिया, एक अब तो देखो पेनलाइज है ये, मतलब पनिशमेंट मिलती है अब यदि कोई प्रोनाउंस करेगा। ठीक है, तो देखो कि ये है कि यदि कोई पर्सन जो है वो 3 टाइम जो है वो तलाक प्रोनाउंस कर रहा है, तो उसको जो है वो क्या दे दी जाती थी, मतलब उसका तलाक हो जाता था। तो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो है ना ये। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो पर्सनल लॉ नहीं है जो कि आपके किसी रिलीजन पर एप्लीकेबल है, ये तो सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसके लिए उसको इनकंसिस्टेंट बताया था विद द अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक और केस है हमारा इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जिसको सबरीमाला केस भी जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट केस है, 2018 का केस है। आपको कुछ ज्यादा आपको क्या करना है ना कि आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको केसेस की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, केस की लिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एक लिस्ट मिल जाएगी कहीं ना कहीं आपको, यदि आप सर्च करेंगे तो वहां पर केस नेम दिया जाता है एयर के साथ। ठीक है, और उसमें क्या हेल्ड हुआ था, मतलब 1 लाइन में जो हेल्ड हुआ था वो मिल जाता है। अब देखो कि हम इतना बड़ा हमारा सिलेबस है, यदि हम हर एक केस को डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, अदरवाइज हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक इतना सिलेबस है, इतने माइनर मेजर लॉ हैं जो कि हमें स्टडी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे। ठीक है, तो वहां पर केस की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, तो वहां यदि आप देखेंगे तो केस के नेम्स होते हैं, या मेरे को भी मिलेगी, तब भी मैं जो है वो अपने जो कंटेंट वाला सेक्शन है ये नोट्स के साथ जो है वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से वो केस को स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या पूछा जाता है, मतलब केस पूछे जाते हैं जो कि जरूरी नहीं है कि आपके इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है वही कुछ भी पूछ लिया जाता है, मतलब केस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इतने केस आते हैं ना, आप देखेंगे और ये देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं कि ये केस कब आया था, ये केस कब आया था, ये आया था, थोड़ा सा एयर वाइज याद रखिएगा थोड़ा सा। और मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये भी आ सकता है कि ये केस जो है वो कौन से केस से रिलेटेड है, मतलब कौन से मैटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इतना काम कर लीजिएगा। ठीक है, अंजलि जी, मोहम्मद जी, अवधेश जी, समझ आ रहा है ना। सबरीमाला केस इसे कहा जाता है, यहाँ पर इस केस में भी सेम क्वेश्चन डील किया गया था कि द कोर्ट इन दिस केस सेड दैट इंडिविजुअल इज एट द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसमें ये कहा था टेम्पल एंट्री नॉट अलाउड फॉर द वुमेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल। हाँ, ठीक है, ये केस था ये। फिर बोला था कि आर्टिकल 13 सब प्लस 13 सॉरी आर्टिकल 13 सब प्लस 3 के तहत जो है वो ये केस आता है, ये वाला मुद्दा था। जब आप देखो कि हम
हिंदी में बताएं, हिंदी में तो बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस आपका स्टेट ऑफ केरला का केस था, जिसे हम सबरीमाला केस भी कहा जाता है। तो इस केस में क्या हुआ था कि अदालत ने इस मामले को एक व्यक्ति और भारतीय संविधान के केंद्र में है, और जहां तक कि किसी कानून ने व्यक्ति को प्रभावित किया है, आर्टिकल 13 सब प्लस 3 के तहत जो है वो आ सकता है। अदालत में ये भी कहा था कि आर्टिकल 13 सब प्लस 3 के अनुसार कानून में रिवाज का प्रयोग जो है वो शामिल है, ठीक है। और इसमें कानून का जो है वो बल होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखो कि जिस केस, कोई केस है ना, तो आप उस केस के इंपॉर्टेंट क्रक्स पर जाना है कि ये केस जो है वो यदि इस आर्टिकल में पूछा गया है तो वो क्यों पूछा गया। देखो लास्ट केस था, ट्रिपल तलाक का केस था, लेकिन हमने क्या देखा था कि हमने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी थी कि केस क्या था, कि ट्रिपल तलाक, कि आप 3 टाइम प्रोनाउंस करोगे तलाक तलाक तलाक, तो क्या वो आपका डाइवोर्स हो जाएगा। तो वो एक फंडामेंटल राइट है, और यदि आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो वो इनकंसिस्टेंट था विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। इसका आपको इस तरह से जो हमारा शायरा बानो वाला केस था उसका ये वाला क्रक्स यहाँ पर निकलता है कि इसको क्या बताया था, किया था कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है विद द आपका विद द फंडामेंटल राइट विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए जो है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। और अब तो इसकी पनिशमेंट भी कि इस तरह से कोई प्रोनाउंस करता है तो आपको पनिशमेंट मिलती है। और इस केस में क्या था कि इसमें ये बोला गया था कि आपका लॉ इंक्लूड करता है कस्टम एंड यूसेजेस एंड वुड हैव फोर्स ऑफ लॉ। इस लॉ में मतलब ये हमारा जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज ए है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ इंक्लूड कस्टम और यूसेजेस एंड वुड हैव द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। और जब हम बात करते हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन से आर्टिकल 13 विज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑन द सेट ऑन द वन साइड, आर्टिकल 13 सब प्लस 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ, दैट कि पार्लियामेंट जो है आपका लॉ बना ही नहीं सकता यदि वो ऐसा लॉ बनाएगा ही नहीं जो कि क्या है आपका फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या किसी भी तरह से किसी भी प्रोविजन की या किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन करता है, ठीक है। और आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, वो कि क्या देता है, गिव द पार्लियामेंट द पावर, जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कि आर्टिकल 13 सब प्लस 2 में ये बोला है कि पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाएगी ही नहीं जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ठीक है। और आर्टिकल 368 जो है वो आपका पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकते हो, बट विद स्पेशल मेजोरिटी। आप जानते हैं कि अमेंडमेंट विद सिंपल मेजोरिटी होती है और स्पेशल मेजोरिटी होती है। और हमारा आईसी मतलब गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है जिसमें कोर्ट ने डील किया था, exercise the power of Article 368 with the effect of the Article 13 of the Constitution, whether Parliament had power to amend the Constitution, Part 3 of the Constitution। इसमें आर्टिकल जो हमारा गोलकनाथ का केस था ना, ठीक है, इसमें ये बोला गया था कि क्या जो फंडामेंटल राइट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, क्या उसमें पावर दी गई है हमारे पार्लियामेंट को कि आप अमेंड कर सकते हैं अपना आर्टिकल 368 में जाकर, जहां पर पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से क्या करोगे, किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर इस केस में ये बात करी गई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मेजोरिटी बेंच ने ये डिसाइड किया विद 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, ठीक है। उसमें हेल्ड किया था कि एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आल्सो पार्ट टेक द सम फीचर, हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कुछ ना कुछ फीचर होते हैं, और देयरफॉर इट इज कवर्ड आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3। और ये जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज ए में जो कवर किया गया है, once it is covered
द लिमिटेशन ऑफ आर्टिकल 13+2, ये भी क्या बताता है कि लिमिटेशन क्या है आर्टिकल 13+2। यहां पर भी बताया गया कि आप लिमिटेशन क्या है कि आप किसी लॉ को किस तरह से अमेंड कर सकते हैं विद स्पेशल और सिंपल मेजॉरिटी के साथ। उसमें भी आपकी लिमिटेशन दी है कि आपको इन पर्टिकुलर मैटर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप इनको अमेंड नहीं कर सकते। आर कम इनटू द पिक्चर विद स्टेट और the state shall not make any law which take any of the right, ठीक है, कि आप किसी भी तरह के राइट के साथ जो है वो आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, और देन नो सच अमेंडमेंट कुड बी मेड अब्रिज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बोला है कि किसी भी तरह का राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि किसी के अधिकारों को छीनता है और कम करता है, तब ऐसा कोई संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता जो कि संविधान के किसी भी हिस्से को कमजोर करता। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, इतना समझ आ गया ना इस केस में कि इस केस में क्या बात करी गई थी कि क्या हम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपके फंडामेंटल राइट है, क्या हम उनमें अमेंडमेंट कर सकते हैं विद द स्पेशल मेजोरिटी जो कि हमें पावर दी गई आर्टिकल 13+2 में, क्या कर सकते हैं? तो इसमें बोला कि नहीं कर सकते। ठीक है, अलग अलग केस में अलग अलग चीजें बोली गई थी, तो इस केस में बोला था कि जो पार्लियामेंट है वो इस तरह से कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगी जो कि संविधान के किसी भी हद से कमजोर बनाती है। ऑल्दो द कोर्ट ने गोलकनाथ केस में हेल्ड किया था कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है, पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड बाय एनेक्टिंग द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, और संसद ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है इसका जवाब दिया था कि जिसका प्रयोग हम करके संसद के ने किसी भी आर्टिकल 13 में एक नया खंड जो है वो डाला, आर्टिकल 13+4। ठीक है, आर्टिकल 13+4 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368 ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, कि इसमें यह कहा गया कि इस अनुच्छेद में किसी को कुछ भी समानता के अधिकार के तहत किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन पर जो है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, इस केस में ये बोला गया था कि पार्लियामेंट को जो है वो पावर नहीं है अमेंड करने की पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक और केस देखेंगे, वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट को फिर से दोबारा से चैलेंज कर दिया गया। आर्टिकल हमारा 24th अमेंडमेंट आई गोलकनाथ केस के बाद, उसके बाद केशवानंद भारती केस स्टेट ऑफ केरला के केस में 1973 का जो केस था, इसमें मेजॉरिटी बेंच ने इस केस को ओवर रूल कहते हुए एक नया डिसीजन दिया कि ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया कि पावर है अमेंड करने की वाज प्रायर टू द 24th अमेंडमेंट। इसको फर्दर ऑब्जर्व करके बोला कि द अमेंडमेंट इज जस्ट मेड इट एक्सप्लिसिट और डिक्लेरेटरी, कि आपका संशोधन ने इससे स्पष्ट और घोषणात्मक बना दिया, और द टर्म अमेंडमेंट है एज पर द पोस्टुलेट्स द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट सर्वाइव विद द बेसिक फीचर। और यहाँ पर बेसिक फीचर को मतलब बोला है कि यहाँ पर ये बोला कि भले ही जो मूल संविधान है ना, ठीक है, को अपनी मूल विशेषताओं के साथ जीवित रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये बोला कि हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सर्वाइव करना चाहिए बेसिक फीचर का। अब बात करने की बेसिक फीचर क्या है, तो बेसिक फीचर वर एनुमरेटेड बाय द जस्टिस सिकरी। उन्होंने बोला था कि वाज नॉट एग्जॉस्टिव, कि बेसिक फीचर कोई भी एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, जो कि संपूर्ण नहीं है, नॉन एग्जॉस्टिव है। ठीक है, जो कि नॉन एग्जॉस्टिव है, द बेसिक फीचर इफ टच अपॉन विल डिक्लेयर द लॉ और द एक्ट टू बी void और अकॉर्डिंग टू द अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, यदि कोई भी लॉ कोई भी अमेंडमेंट आप करते हो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को छूती है, और उस मतलब किसी भी तरह की आप अमेंडमेंट करते हो, तो ये कानून या अधिनियम जो है वो शून्य होगा और तद अनुसार असंवैधानिक जो है उसको घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 13 में अपेयर विद सिंपल एंड फर्स्ट ग्लेंस but over the air its purpose and definition have undergone several interpretation।
ठीक है, कि आर्टिकल 13 का अर्थ जो है वो पहली नजर में हम सिंपल वर्ड्स में क्या समझें कि, लेकिन वर्षों से इसके उद्देश्य और परिभाषा की कई तरह से व्याख्या। अब देखो कि बार बार केस आते हैं तो बार, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इवॉल्व फ्रॉम द, बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जो भी अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर को भी अलग अलग केसेस में अलग अलग बताया गया। बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारा प्रियम्बल में जो चीजें दी गई हैं, प्रियम्बल में आपको बताया गया है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के साथ जैसे कि बोला कि जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, तो ये सारे वर्ड जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बोला है, कोई भी हम ऐसी अमेंडमेंट नहीं करेंगे जो कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है वो इनकंसिस्टेंट हो। ठीक है, ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, ये था कि फंडामेंटल आपके प्रियम्बल में भी एक बार अमेंडमेंट हुई है, लेकिन एक ही बार हुई है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद नहीं, 1976 में हुई थी। ठीक है, तत्व और सार का सिद्धांत, मेरे को नहीं समझ आ रहा है अंजलि पांडे जी, इतनी ज्यादा हिंदी मेरे को स्पष्ट हिंदी समझ नहीं आती। आ, तत्व और सार का सिद्धांत, अच्छा दिन का सिद्धांत मतलब, अब बहुत प्योर हिंदी बोलते हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है वैसे तो। एक मतलब अच्छी अपनी लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए, चाहे हिंदी है, सॉरी हिंदी है या इंग्लिश है, लेकिन एक्चुअली मेरे को इतनी स्पष्ट हिंदी याद नहीं आती। तत्व और सार का सिद्धांत आपको समझ आ रही है मोहम्मद जी, अभिजीत जिसार जी, तो मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो Article 13 and Ambict have dwelt with the every case that discuss the जो implementation of the both pre and post colonial law। यहां पर ये बोला है कि सिंपल सार, आप नो मैम, हाँ एक्चुअली ना मतलब आप कहाँ से हैं अंजलि पांडे जी? ठीक है, तो इट हैज बीन बिटल फॉर द फोर कॉन्स्टिट्यूशन एज इट successfully further made the several repressive law void and the same cases in court। बोला है सिर्फ इतना समझना है, यहाँ पर सिर्फ ये बोला है कि आप क्या करोगे, कि इतना ज्यादा लंबा चौड़ा आपको बस ये था कि आपको नोट्स प्रोवाइड करना, वो तो मैं डिटेल में करूंगी। ठीक है, लेकिन आपको खुद से वो चीजें छांटनी पड़ेगी जो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी। ठीक है, तो क्या करना है, बोला है ऐसा लॉ जो कि आपका चाहे पहले बना है, प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद बना है, लेकिन वो क्या करता है आपका, यदि कोई भी ऐसा लॉ है जो कि आपका इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट, तो आप हम क्या करेंगे, उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। और यदि किसी भी तरह का ऐसा मतलब हमने अमेंडमेंट भी करना हो, तब भी हम क्या करेंगे, इस तरह से कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो आपका हिला दे, मतलब कमजोर बना दे। बट ये है कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट जो है ना, अच्छा, अभी जो जब मैं थोड़े टाइम पहले पूछ रही थी तब तो आपने बोला कि 9 PM को कोई क्लास नहीं होती है ना? वैसे मेरा खत्म ही होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ से यही समझना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा आप केसेस को देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो थैंक यू, और कहीं भी कुछ समझ नहीं आएगा तो भी पूछ लीजिएगा, और हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14। ठीक है, हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इसको भी मैं बताऊंगी। ठीक है,
तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 के साथ ही मैं थोड़ा सा बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और समझ आ रहा है ना न्यू स्टूडेंट्स को, समझ आ रहा है? हाँ 7 AM।